हेलो बच्चों, आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे बिना पानी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग केमिस्ट्री के 2011 से लेकर के 2026 तक में पूछे गए सभी प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को 2027 की तैयारी में मदद मिल सकती है। पहला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। जल में सबसे पहले पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो जल का जो सूत्र होता है बच्चों, वह H2O होता है। जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब अगर आपसे पूछे कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है तो बोलना है 2:1। 2:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है। जस्ता का बात किया है, यहाँ Zn हो जाएगा। और यहाँ जो बात किया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलता है। जस्ता एक प्रकार का धातु है। जस्ता एक प्रकार का धातु है बच्चों। HCl जो है यह अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आप लोगों को याद रखना है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगला है समीकरण CaCO3 ऊष्मा। जब CaCO3 को गर्म किया जाता है तो यह CaO और CO2 किस प्रकार का समीकरण है। जो ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण कि CaCO3 एवं CaO3 CaO + CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा यह जो अभिक्रिया है यह वियोजन अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है बच्चों यह वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, इसको हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन अभिक्रिया इसका परिभाषा कहता है, ये दोनों एक ही का नाम है। इसका परिभाषा कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो अभिक्रिया CaCO3 ऐसा कोई भी अभिक्रिया समीकरण रहे जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा वह हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगा। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगा बच्चों। आगे देखेंगे साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, प्राकृतिक गैस का जलना एवं श्वसन, ये सभी का सभी जो उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है, श्वेत उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह उजला होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। अवकारक कहता है जिसके कारण अवकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण अवकरण की क्रिया होती है उस पदार्थ को हम लोग अवकारक कहते हैं। जिस पदार्थ के कारण अवकरण की क्रिया होती है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ जो अवकारक जो हो जाएगा, इसको में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक अवकारक का उदाहरण है। कहता निम्नलिखित दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये जो अभिक्रिया दिया गया है 2Cu प्लस O2 तीर का चिन्ह 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया होगा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। पहली तो यह अभिक्रिया हो जाएगा, यहाँ पे दो अभिक्रिया हो जाएगा। पहला एक हम बोल सकते हैं संयोजन, पहला अभिक्रिया को जो नाम दे सकते हैं संयोजन, कि दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलकर एक पदार्थ का बनना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे संयोजन ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा एक और अभिक्रिया है, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा है और जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो जुटा है वह कॉपर के साथ जुटा है, इसीलिए यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुटने का काम कर रहा है वह कॉपर में जुटने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का परिभाषा याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अगर संयोजन आता तो संयोजन भी हम लोग आंसर मार सकते थे, लेकिन संयोजन और ऑक्सीकरण दोनों में से कोई एक ही आंसर आता बच्चों। अगला है दूध से दही बनना। दूध से दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना बच्चों, यह याद रखिएगा, यह किण्वन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना यह किण्वन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों, यह आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन श्वसन साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना एवं प्राकृतिक गैस का जलना, ये सभी का सभी जो उदाहरण है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद के साथ साथ जिसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना और प्राकृतिक गैस का जलना, ये सभी का सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। CuO प्लस H2O। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको ध्यान से, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ जब देख रहे हैं तो ये था CuO, लेकिन ये बना Cu। ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन जब हट जाएगा तो यह जो कहलाता है अपचयन कहलाता है। अपचयन
किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया है, ऑक्सीजन जो है वह जुट गया है, इसीलिए कह सकते हैं यह उपचयन अभिक्रिया है। और जब उपचयन और अपचयन, जब उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो जाए तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स, हिंदी में अपोपचय, अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक देख रहे थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो यह हमारा अपचयन हो गया। यहाँ से यहाँ देखे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, इसीलिए यह उपचयन अभिक्रिया हो गया। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं, अपोपचय, अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन ओवा प्रक्रिया, उपचयन, उपचयन ओवा प्रक्रिया है, देखेंगे उपचयन जो है ऑक्सीजन का योग होता है। हाँ, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का हटना, वियोग होता है। यहाँ पे दूसरा नंबर है हाइड्रोजन का वियोग, उपचयन में ये भी होता है। और उपचयन में ऑक्सीकरण का योग भी होता है, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इनमें से सभी। याद रखना है कि उपचयन में क्या क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला खड़िया, खड़िया, खड़िया को बोला जाता है चूना पत्थर भी बोला जाता है, खड़िया को चूना पत्थर भी बोला जाता है। खड़िया को संगमरमर, संगमरमर भी बोला जाता है। खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, ये तीनों का जो सूत्र होता है, ये तीनों का जो सूत्र होता है बच्चों वह CaCO3, CaCO3, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो है यह रासायनिक नाम है। आपसे पूछा जाएगा खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है रासायनिक नाम, लेकिन यहाँ पे हमको सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र है। अगला यह अभिक्रिया है जो नीचे दिया गया अभिक्रिया है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इस यहाँ देखिए, इसको यहाँ से आप यहाँ देखिए, जो SO4, जो SO4 सोडियम के साथ था वह Ba के साथ होल है, और जो Cl Ba के साथ था वह Na के साथ है। यहाँ पे आयनों की अदला बदली हो गई है, आयनों की यहाँ पे क्या हुआ है, आयनों की अदला बदली हुआ है, अदला बदली हुआ है, बदली हुआ है। कहने का अर्थ है, आप अच्छा से इसे देख करके समझिए कि SO4 जो था वह शुरू में सोडियम के साथ था, लेकिन समीकरण में बाद जब तीर के चिन्ह के बाद देख रहे हैं तो SO4 जो है वह Ba के साथ हो रहा है, और जो Cl Ba के साथ था वह सोडियम के साथ आया हुआ है। मतलब यहाँ पे आयनों की अदला बदली हो रहा है, और जहाँ आयनों की अदला बदली होता है उसे हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ आयनों की अदला बदली होता है बच्चों उसे हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है, उसे हम लोग उभय विस्थापन कहते हैं, उभय विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है उसे हम लोग द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। Zn प्लस CuSO4, तीर का चिन्ह, ZnSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ देखेंगे
यहाँ जेडेन जो है, जेडेन यहाँ कॉपर क्या हुआ है कि जेडेन यहाँ अकेले था, लेकिन इसके साथ SO4 आ गया है, और Cu जो था SO4 के साथ यहाँ पे अकेले हो गया है। जब कोई धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु मिलता है तो उसको हटा करके खुद उसका स्थान ले लेता है, इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा देखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ के यौगिक को हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। यहाँ पे देखिएगा Zn जो था अकेले था, लेकिन SO4 आ गया, Cu साथ में था, अकेले हो गया, तो यह जो अभिक्रिया होगा वह विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर आपसे पूछेगा कि इसको में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक जस्ता जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर जो है जस्ता से कम अभिक्रियाशील है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु रहता है वह कम अभिक्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। अगला है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे, मैग्नीशियम को जलाने पर उसका जो लौ उत्पन्न होता है कैसा होता है, तो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर उसका जो लौ उत्पन्न होता है वह चमकीला उजला होता है। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर उसका जो लौ होता है वह चमकीला उजला होता है बच्चों। अगला, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? कहता है कि लोहे के कील को, लोहा के कील मतलब एफी लोहा, फेरस, लोहा के कील को एक विलयन में डुबाया गया। कोई विलयन था उसको में डुबाया गया, तो आधा घंटा तक डुबाने के बाद देखा गया, आधा घंटा बाद, कि विलयन का रंग बदल गया है। तो उसको बदल गया तो वह किस विलयन के कारण बदला? तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा, लोहा से जो धातु कम अभिक्रियाशील होगा, जो धातु का विलयन लोहा से कम अभिक्रियाशील करेगा वही आंसर होगा। यहाँ पे जिंक, जो जिंक है वह लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कॉपर लोहा से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह कॉपर सल्फेट आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि Fe जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है FeSO4 और प्लस Cu। यही बनाने के कारण हमारा विलयन का रंग बदल गया था। जब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर धातु का निर्माण करता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। FeSO4 ये नहीं होगा। Al2 एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु है। ज्यादा अभिक्रियाशील वाले धातु को कोई भी धातु नहीं हटा सकता है, कम अभिक्रियाशील वाला धातु को हटाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहने का मतलब होता है कमी। ऑक्सीजन का ह्रास कहेगा या हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि भी दे सकता है, हाइड्रोजन की वृद्धि। या कहता है किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास
ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, यह जो अभिक्रिया होगा अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो याद रखना है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या तो कहेगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, जो यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो हमारा होगा उपचयन अभिक्रिया होगा। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर उपचयन हो जाएगा। अगला है समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक पदार्थ है, यहाँ भी यहाँ एक पदार्थ है, मतलब तीर के चिन्ह के पहले दो पदार्थ हैं, तीर के चिन्ह के पहले दो पदार्थ, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, लेकिन तीर के चिन्ह के बाद जल बना है, जल बना है। जल एक पदार्थ है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेगा, 2H2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है बच्चों। और ये बन रहा है, जल बना है, जल हमारा उत्पाद होगा, जल हमारा उत्पाद होगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण किसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग नहीं होता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर दहन, ऑप्शन नंबर ए में है दहन। दहन, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह पदार्थ नहीं जलेगा। इसलिए याद रखना है, दहन में, दहन जो है ऑक्सीकरण का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। श्वसन, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन का योग श्वसन में होता है, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अगला है भोजन का पचना। भोजन का पचना जो है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर अवक्षेपण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवक्षेपण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने अपक्षेप पदार्थ उसे हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेप, जो पदार्थ पानी में नहीं घुलता है उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में उसको हटा करके उसका स्थान ले लेगा। कहने का अर्थ है, कोई पदार्थ ए है, इसका मुलाकात बी और सी से हुआ, बी और सी में बहुत अच्छा दोस्ती था, बी और सी में बहुत अच्छा दोस्ती था।
ए क्या किया कि ए बी को कहा कि तुम्हारे बारे में सी गलत बोल रहा था, और ये दोनों को हटा दिया। हटाने के बाद बी को हटाने के बाद जो बी के जगह पर सी आ गया और अकेला बी बच गया, इसे को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उसी को हटाएगा और उसका स्थान खुद ले लेगा, उसे हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो है CaCO3CO, ये हमारा वियोजन का उदाहरण है। एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन। अपघटन तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है विस्थापन अभिक्रिया, हमसे पूछा है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2। ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है Fe प्लस CuSO4, ये भी हमारा बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए दम इसी तरह से किया है, Cu को भगा दिया है और उसके जगह पर Fe आ गया है, Cu को भगा करके उसके जगह पर Fe आ गया है। मतलब यह जो हमारा अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। जब ये मिल गया और ये जो अभिक्रिया है आप देख रहे हैं, यह एक प्रकार का क्षारक है, एक प्रकार का क्षारक, और यह अम्ल है, अम्ल है, NaOH क्षारक है जी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको जो बोल सकते, और ये हमारा जल है, और नमक को जो बोला जाता है, नमक एक प्रकार का कह सकते हैं लवण है। नमक जो है एक प्रकार का लवण। और इस अभिक्रिया को दो आंसर होगा, या तो हम लोग उदासीनीकरण बोलेंगे, उदासीनीकरण, और या तो इसी को द्विव विस्थापन भी बोल सकते हैं, द्विव विस्थापन भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कहता है कि अम्ल एवं क्षार के बीच द्विव विस्थापन अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण या द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। हमारा लेकिन पूछा था कौन? विस्थापन। विस्थापन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। अगला अभिक्रिया CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है जी? यहाँ देखिए एक पदार्थ, यहाँ एक पदार्थ, मतलब तीर के चिन्ह के पहले दो पदार्थ है, तीर के चिन्ह के पहले दो पदार्थ है, और तीर के चिन्ह के बाद सिर्फ एक पदार्थ है, तीर के चिन्ह के बाद सिर्फ एक पदार्थ है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो है याद रखिएगा, ये बिन बूझा हुआ चूना का सूत्र है, बिन बूझा हुआ चूना का सूत्र, बिन बूझा हुआ चूना। और ये जो है यह बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, ये भी आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह पीला होता है बच्चों, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। अगला है काली चूना। काली चूना का जो सूत्र होता है वह CaO, अगर नाम कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। याद रखिएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, यह हो जाएगा बूझा हुआ चूना। यह जो है यह बूझा हुआ चूना है, यह बूझा हुआ चूना है। और इसको याद रखिएगा, ये जो हमारा है इसको संगमरमर भी बोलेंगे, संगमरमर, इसको संगमरमर भी बोलेंगे, इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलेंगे, चूना पत्थर बोलेंगे, इसको खड़िया भी बोलेंगे, खड़िया भी बोलेंगे। आपसे काली चूना का पूछा है CaO होगा बच्चों।
अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया एकल विस्थापन को दर्शाएगा? एकल विस्थापन को कौन सा दर्शा सकता है? यहाँ देखिए, ए वाला दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। कॉपर जो है वह मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। एकल विस्थापन दर्शाने के लिए यहाँ पे जो यहाँ रहना चाहिए वह सिंगल, जो अकेले रहना चाहिए वह अधिक अभिक्रियाशील, और साथ में जो रहना चाहिए कम अभिक्रियाशील। यहाँ पे AgNO3 प्लस Cu दर्शा सकता है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा, ये हमारा दर्शा सकता है जी। अब NaCl प्लस Cu ये भी नहीं दर्शा सकता है, ये भी नहीं दर्शाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन, या उसी का एक और नाम है उभय विस्थापन भी इसको बोला जाता है। कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह द्विविस्थापन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? दोनों दाने परमाणु की संख्या समान किसमें नहीं है? यहाँ देखिए, H2 यहाँ 2 2 4 गो है, यहाँ पे इधर भी H2 4 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ भी ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर के 2 गो, मतलब ये संतुलित है। ये संतुलित है, कौन नहीं है जो पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए संतुलित है। यहाँ देखिए, पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, कैल्शियम क्लोरीन 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, मतलब ये भी संतुलित है। अब कह रहा H2 हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ 2 गो, Cl2 2 गो, यहाँ पे ये भी है। जब सब है तो ये नहीं है, क्यों? देखिए यहाँ Pb एगो क्लियर है। NO3 का होल 2, यहाँ पे जो हो जाएगा NO3 का होल 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ये नहीं होगा, ये नहीं संतुलित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ए, बी और सी संतुलित है, ऑप्शन नंबर डी संतुलित नहीं है। अगला है, अमोनिया के एक अणु में अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र NH3। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात, तो नाइट्रोजन देख सकते हैं कि एगो है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का जो अनुपात होता है वह 1:3 होता है, 1:3 होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है जी। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। और अगर आपसे चीनी का सूत्र कहेगा, अगर चीनी का सूत्र पूछेगा चीनी का, तो बोलना C12H22O11। ये जो सूत्र है वह चीनी का सूत्र है। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा जो विस्थापन होगा वह तांबा का होता है। लोहा कहता है किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो याद रखना है तांबा, कॉपर का विस्थापन होता है उसके लोहा के द्वारा होता है। कौन समीकरण संतुलित है? आपने इस बार पूछा है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। अब देखते हैं यहाँ पे Mg एगो, ऑक्सीजन 2 गो, ये नहीं संतुलित है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ Zn एगो, H2SO4, ये हमारा ये संतुलित है जी। ऑप्शन नंबर बी संतुलित है। अब कौन अपघटन कहने का मतलब वियोजन। अपघटन कहने का अर्थ है वियोजन। मान लिया जाए ये भी है, सपोज किया जाए इसको पर उष्मा मिला तो यह ए और बी में टूट गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ H2 प्लस I2 या तो हमारा संयोजन हो गया, या तो संयोजन हो गया। संयोजन नहीं पूछ रहा, वियोजन पूछ रहा है। ये तो ये भी नहीं होगा, कहा कि इधर जो है वहीं इधर है। उसके बाद देखते हैं NaOH HCl NaCl, इसको अभी पता है क्या
जो हमारा अभिक्रिया या दो प्रकार के, एक इसको बोलेंगे उदासीनीकरण या तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। यहाँ पे वियोजन देखिए, एक पदार्थ है और दो पदार्थ टूट करके बना है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहे कि कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, तो एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उभय अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो रंग होता है, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है बच्चों। फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वह हरा होता है जी। अगला है एलपीजी के मुख्य अवयव। एलपीजी के मुख्य अवयव का नाम जो है वह ब्यूटेन है। एलपीजी के मुख्य अवयव का नाम ब्यूटेन है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। और एलपीजी के मुख्य अवयव कहेगा, एलपीजी का मुख्य अवयव कहेगा, मुख्य अवयव तो ब्यूटेन। ब्यूटेन में कौन सा? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन कहेगा कि एलपीजी किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण कह देगा, तो याद रखना एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण कहेगा, तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। C2H6 C3H8 C4H10 ब्यूटेन मिश्रण कहेगा तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन मुख्य अवयव कहेगा तब ब्यूटेन होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोगों को घर में जो गैस निकलता है, एलपीजी खाना बनाने वाला जो गैस होता है, वह जब लीकेज कर जाता है तो उसके गंध को पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह मिथाइल मरकैप्टन, सॉरी माफी चाहिए बच्चों, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल कैप्टन का प्रयोग किया जाता है। C2H5SH याद रखिएगा, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन C2H5SH का प्रयोग किया जाता है। आज भर आप लोगों को इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। आप हमें अपनी राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है। धन्यवाद।